वेलकम एवरीवन एंड सो सॉरी क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग ने वीडियो डालने का क्या बोलते हैं प्रॉमिस किया था या बोला था उस फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल ही तोड़ा जा चुका है। बट हमारे पास अपने वैलिड रीजंस है यार, क्योंकि पहले तो यश अभी है नहीं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं, क्योंकि यश के एग्जाम चालू होने वाले थे। बट उसी की वजह से थोड़ा डिले हुआ। बट उसके एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए, तो उसकी वजह से और डिले हो गया। बट देन उसके एग्जाम्स ही डिले हो गए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक भाषा हो गई थी। बट अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं एक्चुअली। बट फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं वीडियोस बनाने लगता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ काम में फंसा हुआ था। बट अभी मैं फ्री हो गया थोड़ा सा, तो फिर ये प्लान हुआ। तो फिर अब ये वीडियो आ रही है फाइन। और आगे जैसे ही इसके एग्जाम क्या बोलते हैं खत्म हो जाते हैं, उसके बाद इस वीडियो में वापस आ जाएगा। उसके बाद से फिर उसी एनर्जी और उसी पेज से वापस अपन डिस्कशन चालू कर देंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक जो है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इन जनरल, ब्लॉकचेन से हट के भी कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन ये समझते हैं कि इसका जो अपोजिट है सेंट्रलाइजेशन, वो क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ का डिसीजन, कुछ भी चीज़ का डिसीजन आपको लेना है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपको किसी चीज़ के टेक्नोलॉजी के बारे में कोई डिसीजन हो, चाहे वो और किसी भी एस्पेक्ट कोई डिसीजन हो, अगर वो डिसीजन या वो अथॉरिटी उस डिसीजन को लेने की अगर किसी सिंगल एंटिटी के पास है, जैसे घर में एक डिसीजन हो गया तो आपके पापा डिसीजन लेते हो, या फिर सिर्फ आपकी मम्मी डिसीजन लेती हो, या दोनों में जिसकी भी चलती हो, या आपस डिस्कशन होता होगा डिसीजन लेने का दोनों में, बस जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो उस तरीके के एटमॉस्फेयर, उस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे कि अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए, हमारे बैंकिंग सेक्टर को ही देखा जाए, तो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है या फिर जो भी प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ में, वो जो डिसाइड करेगी वो बॉडी कौन सी है। मेरी तो मतलब जैसे मेरा बैंक पीएनबी बैंक है, तो मैं कितने पैसे भेज सकता हूँ, उसकी लिमिट क्या रहेगी, वो डिसाइड मेरा बैंक करेगा मेरे लिए। तो वो एक सेंट्रलाइज बॉडी हो गई इस प्रोसेस के लिए। वैसे ही अगर अभी देखा जाए तो हमारी पेपर करेंसी, तो पेपर करेंसी सबको पता है कि बहुत साल मतलब कि बैक रही, गोल्ड बैक करता था पेपर करेंसी को। बट अभी गोल्ड की बैकिंग हट चुकी है बहुत सालों से, और एक सिंगल एंटिटी है गवर्नमेंट हमारी, जो जो जिसके शब्द है, जिनका ट्रस्ट है, वो बैक करता है अब पेपर करेंसी। तो वो एक सेंट्रलाइज बॉडी हो गई जो कि डिसीजन लेती है कि कितने नोट छपने हैं, इस नोट की करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, और इसका सर्कुलेशन किस तरीके से होगा, कौन से जाली नोट है, कौन से मतलब फ्रॉड वाले नोट है, सब डिसीजन गवर्नमेंट का रहता है। सब डिसीजन गवर्नमेंट लेती है एज अ गवर्निंग बॉडी, और वो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। अब अपन जब समझ गया कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो अपन अब आते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो ये सेम चीज़ है, इसको जस्ट से पलट दीजिए आपकी, मतलब कि अगर यही सेम डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है, अगर वो कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी के पास ना रह के पूरे लोकल्स में, मतलब जैसे अगर सिस्टम है तो पूरे बहुत सारे सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर लोग हैं, जैसे घर में कोई डिसीजन लेना है, तो अगर सिर्फ पापा को डिसीजन ना लेके सबको डिसीजन में शामिल करें, बच्चे हो, चाहे वो दादी हो, चाची, जो भी हो, वो सबको डिसीजन में शामिल करें, और सबकी आपसी सहमति हो, एक ओपिनियन सुना जाए उनका, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाए, तो वो डिसेंट्रलाइज वे में लिया गया हुआ डिसीजन होगा। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, जब आप एक मतलब कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को एक सिंगल एंटिटी से ट्रांसफर करके ग्रुप ऑफ पीपल में, या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में, या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इक्वली, तो वो हो जाता है एक डिसेंट्रलाइज एटमॉस्फेयर। तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन तो अब समझ आ गया। तो अपन लेकिन पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ब्लॉकचेन में क्या रोल प्ले करता है और कितना जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज या फिर जो ब्लॉकचेन आती है, तो ब्लॉकचेन का बेसिस जो है, जिस बेस पे वो बना है, जो व्हाइट पेपर आते हैं जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के, तो उनका मोस्टली हार्ट ही होता है कि वो डिसेंट्रलाइज पैटर्न में है, या डिसेंट्रलाइज वे को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन को अपन देते हैं, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, पहली बात। तो
क्योंकि कोई उसका ओन नहीं करता, कोई उसके डिसीजन नहीं ले सकता कि हाँ इतना बिटकॉइन का सर्कुलेशन रहेगा। ठीक है, वो एक बार कोड हुआ उसके बाद उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता कि इतने बिटकॉइन। अब किसी का मन कर रहा है बिटकॉइन में छेड़छाड़ करते हैं, 21 बिलियन से बढ़ा के 25 बिलियन बस कर देते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी के पास, अगर पूरी कम्युनिटी चाहे तो भी। तो क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है वो भी बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो एक और बात की, जैसे कि आज की डेट में अगर अपन बात करें कि असली करेंसी क्या है, तो ऐसा मेरा सोचना है, आपका सोचना कुछ अलग हो सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मतलब एग्री करते हैं कि नहीं इस चीज से। तो बात यह है कि मेरे को लगता है कि जो आज की डेट में करेंसी है वो ट्रस्ट है। मतलब पैसा तो करेंसी है ही, आप दिन दिन में काम करते हैं उसको, बट मेनली जो अंडरलाइन करेंसी है, जो रियल में ट्रेड में हेल्प करती है, जो रियल में आपका, और जो आप जैसे मान लीजिए आप एक सेलर है और सामने बायर आता है, तो वो ट्रस्ट ही है मेन जो एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में, तभी एक ट्रेड सेटअप हो पाता है, तभी ट्रांजैक्शन होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी सिंगल बॉडी पे, सिंगल एंटिटी पे इतना ट्रस्ट रखते हैं कि मतलब वो पूरी डिसीजन मेकिंग आपके, कि आपके फाइनेंशियल्स कहाँ जा रहे हैं, आपके कितने, मतलब अगर कोई नोट है तो कितना उसकी छपाई होगी, कितना प्रिंटिंग होगी, और कहाँ कहाँ सर्कुलेशन में वो रहेगा, उसको देखभाल कौन करेगा, अगर सब चीज एक सिंगल एंटिटी के पास रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एंटिटी गलत है या फिर वो कुछ गलत करेगी, बट ये हो सकता है कि डेटा ब्रीच हो गया। जैसे आप देख लीजिए कि बैंक्स वगैरह के डेटा बहुत ब्रीच हो जाते हैं, या बाकी जो एप्स है, जो सेंट्रलाइज ऐप है, ऑब्वियसली वो सर्वर में अपने पूरे डेटा को, क्लाइंट्स के डेटा को रखे हुए। वहां पे भी क्या होते हैं कि बहुत मास में कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि 10,000 कंप्यूटर्स, 15,000 कंप्यूटर्स, बट वो एक ही रूफ के अंदर होते हैं, एक ही सर्वर के अंदर वो चीज लाई करती है। उसमें क्या होता है, अगर डेटा ब्रीच का कुछ होता है या फिर हैकर कोई डेटा चुराना चाहे, तो वो क्या करेगा कि सीधा वो सर्वर को ही हैक कर सकता है। तो उसके जितने भी उससे कंप्यूटर रिलेटेड हैं और उस कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड हैं, वो सारे डेटा का, मतलब उस कंप्यूटर के डेटा का एक्सेस कर सकता है उसको फिर जो भी अपने इंपॉर्टेंट के लिए क्रेडिट डिटेल्स हो गई, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गई, एड्रेस प्रूफ हो गया, जो भी चीज़ है, तो वहाँ से वो हैक कर सकता है। बट क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज वे में जब आप स्विच करते हैं चीज़ों, मैं अभी ब्लॉकचेन की बात करता हूँ स्पेसिफिक, तो जैसे कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम को या फिर डिसेंट्रलाइज वे में शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा कि कोई भी जितने भी माइनिंग अभी हो रही है, या जितने भी उस नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, जो उस सेम ब्लॉकचेन को, मतलब एक सिंगल ब्लॉकचेन है उसकी कॉपीज रखे होंगे, तो उस किसी भी वो जितने भी हैं वो सब एक रूफ के अंदर नहीं है, वो किसी एक सर्वर से कनेक्टेड नहीं। तो अगर कोई हैकर उस चीज को हैक करना भी चाहे, और मान लीजिए वो एक सिस्टम को हैक कर भी लेता है, बट वो सिस्टम को हैक करने से कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने बाकी नोड्स है, जितने बाकी सिस्टम्स है, वो वापस से उस सिस्टम के जो हैक्ड ब्लॉकचेन है उसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो बाकी सिस्टम से एज अ रेफरेंस क्या बोलते हैं डील करेगा, एज अ सिस्टम ब्लॉकचेन को कॉपी करेगा। तो अब जब आप डिसेंट्रलाइज वे में शिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत ही मतलब ये रेयर हो जाता है, या फिर नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हैक करना। आपको इंडिविजुअली वो 50, अगर मान लीजिए कि किसी नेटवर्क पे, जैसे बिटकॉइन नेटवर्क में एज्यूम करते हैं अपन कि 50,000 कंप्यूटर्स हैं जो उस नेटवर्क से जुड़े हुए, जो उसमें मतलब माइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, जो उसमें अपना क्या बोलते हैं योगदान दे रहे हैं, उस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी एक ग्रुप को या ग्रुप्स ऑफ हैकर को कम से कम 25,000 प्लस, 25,000 से ज्यादा ही कंप्यूटर्स को सिंगल टाइम में हैक करना पड़ेगा उस पूरे ब्लॉकचेन को करप्ट करने के लिए। क्योंकि देख लीजिए, बात यह है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक और वर्ड सामने आता है, उसको बोलते हैं कंसेंसस। इसके बारे में पहले भी अपन बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे जब कंसेंसस मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है कंसेंसस। तो कंसेंसस को अगर अपन समझे इजी वे में, तो लेमन लैंग्वेज में समझे, तो होता है आपसी सहमति। तो इस बहुत ही अच्छा मैंने एक टेडेक्स देखा था, ब्लॉकचेन के ऊपर ही था वो टेडेक्स। तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि जैसे मतलब लेडीज लोग या फिर मतलब औरतों लोग, जैसे बीसी पार्टी होती है जहाँ पे बीसी वगैरह निकालते हैं, मेरी मम्मी खेलती है, आपकी मम्मी भी खेलती होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेडीज है, मान लीजिए कि 10 लेडीज है ग्रुप जो बीसी खेल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि अब एक लकी ड्रॉ टाइप का कुछ चीज निकल रहा है, लकी ड्रॉ आने वाला है। तो वहां पे क्या होता है कि अब मैं किस पे ट्रस्ट करूं,
मैं किसी सिंगल एंटिटी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं उन ग्रुप ऑफ पूरे, जैसे कि मैं एक अगर लेडी मान लीजिए उसमें, तो मैं पूरी 9 अदर लेडीज पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, 7 वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट है। और ये बात भी मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि अगर मेरे को कोई फ्रॉड कराना होगा तो वो किसी जो फ्रॉडस्टर लेडी होगी उसको कम से कम 6 से 7 लेडीज को अपनी तरफ करना होगा, तभी वो फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो बेसिकली बोलना है तो बहुत बहुत शॉर्ट वे में मैं समझाया। अगर इसको आप और मतलब, क्योंकि ब्लॉकचेन्स जो है उसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं, तो अगर आप इसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर वे में देखो तो मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन बिलियंस ऑफ कंप्यूटर किसी नेटवर्क पे जुड़े हैं, और अगर कोई हैकर उस चीज को हैक करना चाहे तो मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई मतलब उसका तोड़ ही नहीं है कि वो 50 मिलियन कंप्यूटर को साथ में फिजिकली प्रेजेंट होकर वहां पे हैक कर सकते। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इस तरीके से कि आपका ट्रस्ट या फिर जो आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं पूरा आपका डेटा ब्रीच ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, कुछ फ्रॉड एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा है तो फ्रॉड एक्टिविटी ना। जैसे कि अभी देखिए कि अभी देखा जाएगा कि नोटबंदी की बात होती है तो एक अपन ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी, ठीक है, कि वो कभी भी आके, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है सही है वो सब बात की बात, बट वो कभी भी आके ये अनाउंस कर सकती है कि ये पर्टिकुलर नोट इस तारीख के बाद से बंद हो जाए। तो एक सिंगल एंटिटी के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी भी टाइम आके बोलेगी कि ये चीज, ये नोट या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ये चीज आज के बाद से बंद हो जाए। आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ जरूर सकते हैं, ऑब्वियसली वो आंसर नहीं करेंगे, सॉरी मतलब मजाक था। तो मतलब जो भी चीज है, तो इससे क्या होगा कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास इतनी ज्यादा पावर है, उस नोट का सर्कुलेशन कि कितने नोट छपने हैं, कहाँ कहाँ जाने हैं, ये सब चीज एक सिंगल एंटिटी मैनेज करती है आज की। अब आप मेरे को बताइए या फिर आप खुद ये बात सोचिए, जब जो है वो पेपर करेंसी को जब गोल्ड बैक करता था तो अपन को पता है कि फिजिकल गोल्ड हमारे लॉकर्स में है जिसके एक्सचेंज हमें फिजिकल करेंसी ले रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप सोचेंगे तो उसको कौन बैक करते हैं? उसको बैक करती है गवर्नमेंट, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो उसको बैक करती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट। लेकिन असली में उसको बैक करता है हमारा ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब हैवी हो जा रहा होगा, बट अगर आप उसको सही में सोचेंगे, थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग, तो गवर्नमेंट बैक नहीं करती हमारे लिए, हमारा ट्रस्ट जो हमारी गवर्नमेंट पे है वो उस पेपर करेंसी को बैक करता है। कि हम मानते हैं कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ऐसा बोल दी कि हाँ ये करेंसी की वैल्यू इतनी, तो हाँ ये करेंसी की वैल्यू इतनी होगी, और सब म्यूचुअली कंसेंसस में ये बात मान चुके हैं कि हाँ हम अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं और ये चीज ऐसा है। तो बात यह है कि एक सेंट्रलाइज तरीके से हमारे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया, बट सेंट्रलाइज्ड वे में। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन का पावर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कितनी तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। बड़े बुजुर्ग भी ये बात बोलते गए कि किसी भी एक आदमी को अपना पूरा क्या बोलते हैं राज ना बताओ, या किसी भी एक आदमी को पूरी चीजें ना बताओ, किसी ट्रस्ट को हमसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए, पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से हैं तो आपको पता होगा, आपने म्यूचुअल फंड बाइफर्केशन के बारे में सुना होगा। और जितने आप क्या बोलते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो अलग अलग डोमेन के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, या एक ही तरफ के म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक सेक्टर में वो पैसा लगा और वो सेक्टर अगर पूरी तरीके से डाउन होगा तो आपके पूरे पैसे चले जाए। तो सिंपल वे में अगर आप ट्रस्ट को भी, एक आपका ट्रस्ट भी पैसा ही है यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप उसके साथ वो बिजनेस, वो ट्रेड सेट नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट आपको है किसी, तो उसको सेट करने के लिए और उसको एकदम किसी सिंगल एंटिटी पे ट्रस्ट करना मेरे को आज की डेट में एक्चुअली सही नहीं लगता। क्योंकि मैं नहीं बोलता कि गवर्नमेंट गलत है या पीएनबी बैंक गलत है या यस बैंक गलत है या एसबीआई बैंक गलत है, बट बात यह है कि वो ना चाहते हुए भी इतना वल्नरेबल हो जाता है वो सिस्टम कि वो नहीं चाहेंगे कि हाँ मैं किसी को अकाउंट इन्फॉर्मेशन दूं, या नहीं चाहेंगे वो ऐसा। क्योंकि कोई भी बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट अपना मतलब ऐसा पूरा इमेज क्यों प्रेजेंट करना चाहेगा, बट स्टिल वो इतना वल्नरेबल सिस्टम हो जाता है, वो इतना हैकिंग प्रोन सिस्टम हो जाता है कि कोई भी हैकर आज के डेट में क्या क्या ही हैकर आते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि कुछ भी चीज मतलब बिना लिंक में क्लिक करे जस्ट एक कॉल से फोन हैक हो जाता है।
और आपका डेटा अगर किसी एक डेटा सेंटर में, किसी एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर में अगर रखा हुआ है पूरे डेटा आपका, तो कितना वल्नरेबल है वो सिस्टम। तो मतलब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसमें अपन मतलब ऐसा मतलब व्हाइट बोर्ड पे पूरा समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कैसे काम करता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या वाइटल रोल प्ले करता है डिसेंट्रलाइजेशन। बस ये एक ओवरव्यू था कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और कितना यूजफुल है वो, मतलब अपनी रियल डे टू डे लाइफ में भी कितना यूजफुल है, आपके फाइनेंशियल सेट गोल सेट करने में कितना यूजफुल है, आपको ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, मेंटल पीस को भी अटेंड करने पे, फाइनेंशियल पीस को भी अटेंड करने पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बहुत डिले हो चुका है, मैं मान रहा हूँ मोर देन अ मंथ हो गया होगा शायद वीडियो डाले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुश्किल हो जाता है यार चीज़ों को मैनेज करना। अभी मतलब खुद के भी कुछ काम है, बट फिर भी अब अच्छा लगता है मतलब शेयर करना, जो अपन सीखे हैं, जो अपन समझे हैं, तो उसको शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोग लाइक कर देंगे, आप लोग शेयर कर देंगे, कमेंट करके बता देंगे कि वीडियो में क्या खराबी लगी, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया या जो भी चीज़, तो अच्छा लगता है वीडियो। कमेंट में कोशिश करते हैं कि हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करें, हर कमेंट को हार्ट दें। तो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।